नमस्कार। दिल्ली के बाद बिहार फतेह की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और इस बार भी लग रहा है कि दिल्ली के जश्न के साथ साथ ही बिहार की रणनीति पर तैयारियां और प्लानिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और इसी वजह से अब एक के बाद एक नए ताबड़तोड़ फेरबदल देखे जा रहे हैं और एक के बाद एक लगातार नई नई रणनीतियां बिहार में जमीनी स्तर पर देखी जा रही है। हालांकि माना जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो किसी राज्य में जीत के बाद भी ऐसा नहीं है कि बैठ जाती है, जीत का जश्न मनाती है और उसी खाम में, उसी खुमार में बैठी रहती है, बल्कि वो दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जीत वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि 27 सालों के बाद से दिल्ली में वापसी की थी बीजेपी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 27 सालों बाद जीता है तो बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, दिल्ली के तुरंत बाद बिहार के फतेह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और अब जो एक के बाद एक फेरबदल आप देख पा रहे होंगे, एक के बाद एक जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि उन रणनीतियों पर अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। और जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले ही 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था और उसके बाद आज अब नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी के महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पटना में हैं और आज वो वर्तमान अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आधिकारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक नई टीम का गठन भी किया जाएगा, जो साल के अंत में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर देगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किसी एक राज्य को जीत लिया है तो उसके बाद उस खुमार में बैठी रहती है। बीजेपी का जो प्लान है वो बड़ा क्लियर है। वो क्या कहते हैं उसे, कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से फोकस है और इसी के बाद, इसी के वजह से एक के बाद एक राज्यों में जो जीत मिल रही है वो इसी का नतीजा है। और अब जो कि साल के अंत में बिहार के चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनाव से पहले जो रणनीतियां यहाँ पर आपको दिख पा रही होंगी, जो रणनीतियां आपको जमीनी स्तर पर दिख पा रही होंगी, वो इसी का नतीजा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मोहन भागवत को भी मैंने लगाया है, आरएसएस प्रमुख, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी को लगाया हुआ है, क्योंकि ये तीनों ही चेहरा फिलहाल बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं और यही तीनों वो चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहां का बेस मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आरएसएस की मैं बात करूं तो आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत जी हैं, उनका बिहार दौरा होने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दी ही थी कि ये भागलपुर दौरे पे थे, जिस दौरान किसानों के लेकर काफी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। नीतीश कुमार की तो बात ही क्या करनी है, नीतीश कुमार तो वहां पर ऑब्वियसली बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो वहां की रणनीतियों पर काम करने की पूरी तरीके से वो निर्धारित है, वो मतलब उनका फिक्स्ड है। हालांकि बहुत सारी ऐसी खबरें आती है कि क्या कुछ होने वाला है, उठापटक होने वाली है, इधर उधर उलट जाने वाले हैं, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इस बार नीतीश के साथ ही वो जाने वाले हैं, इस बार भी नीतीश के नाम पर ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी बार बार लोग सवाल करते हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे आगामी चुनाव के लिए या नहीं रहेंगे। बार बार ये सवाल उठता है। हालांकि इसके पीछे आपको भी पता है कि नीतीश कुमार का इतिहास है और बार बार कभी बीजेपी आते, कभी राजद आते हैं, यही वजह है कि अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि आगामी चुनाव के लिए वो बीजेपी के साथ रहेंगे या हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने भतीजे के साथ चले जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भाई हम चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही करेंगे। नीतीश के नेतृत्व में वहां एनडीए की सरकार है और इस बार एनडीए सरकार दोहराना चाहती है, जीत हासिल करना चाहती है, अपने आप को और मजबूत करना चाहती है, ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। और इस बार बीजेपी ने जो रणनीतियां हैं वो शुरू कर दी हैं। अभी फिलहाल के समय में विधानसभा स्तर पर सर्वे टीम काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व वाली जो वहां पर सर्वे टीम्स हैं वो वहां पर काम कर रही है। वो देख रही है कि विधानसभा स्तर पर क्या कुछ कमियां रह चुकी हैं, क्या कुछ खामियां रह गई हैं, उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। और इस समय पार्टी जमीनी हकीकत को आंकने का काम कर रही है। चुनाव में सफलता को दोहराने के लिए जो जरूरी प्रयास है उनका अनुमान लगाने के लिए चुनावी वॉर चल रहा है, चुनाव विधानसभा वॉर सर्वे कर रही है
और ये सर्वे पार्टी को ये समझाने में भी मदद करेगी कि आखिर किस क्षेत्र में कितना काम करने की जरूरत है। हालांकि लोग अब बार बार सवाल करते हैं कि भाई 5 साल में अगर कोई काम नहीं कर पाया तो क्या चुनाव के पहले काम करेगा, लेकिन आपको भी पता है कि चुनाव से पहले जो रणनीतियां तैयार की जाती है, जमीनी स्तर पर जाकर जब एक एक चीज बारीकियों से आंका जाता है, किस तरीके से कौन सी वो खामी रह गई है जिसको पूरा करने से वहां की जनता खुश हो पाएगी, इस पर भी काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, इनका भी बिहार में दौरा होने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि किसी स्कूल के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहन भागवत राजनीति के मूड से अलग जाए, क्योंकि आपने देखा है कि जब ये राजनीति नहीं भी कर रहे होते हैं, रूम में बैठे भी होते हैं, तो भी इनके दिमाग में कुछ ना कुछ राजनीति चल ही रही होती है। और बीजेपी को यहाँ तक जो आज हम जिस स्तर पर बीजेपी को देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, उसमें आरएसएस का कितना बड़ा हाथ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी फिलहाल जैसे आरएसएस के अलग अलग तरीके के मिशन जो है वो बिहार में एक्टिव हो चुके हैं। माना जा रहा है कि त्रिशूल एक मिशन है वो एक्टिव हो चुका है, जिसके तहत एक महिला, एक युवा और एक शख्स को, एक आदमी, एक व्यक्ति को हर बूथ पर एक्टिव किया जाएगा। वो तमाम रणनीतियों पर काम करेंगे और उनके अंडर 10-10 लोगों की टीम होगी जो जा जाके घर घर सर्वे करेगी और बीजेपी को जिताने के लिए नए तरीके से काम करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार जाना एक काफी बड़ा अहम योगदान माना जा रहा है और काफी अहम तरीके से इसे देखा भी जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इनके बिहार जाने से वहां की राजनीति में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। फर्क नहीं तो कम से कम सर्वे टीम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि कैबिनेट फेरबदल जो हुई है, फिलहाल लोग कह रहे हैं कि कुछ ही समय बाकी है, जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले फेरबदल क्यों किए गए, उसी कैबिनेट के साथ चुनाव लड़ लिया जाता। लेकिन बीजेपी को पता है कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को भेजना है और इसीलिए ये फेरबदल किया गया है। सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करने के लिए ये फेरबदल किया गया है। आपको मैंने खबरों में बताया हुआ है, हालांकि जब मैंने नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर बताई थी, कौन कौन चुना गया था, उस दिन बताया था, उस दिन मैंने आपको एक एक नाम दिखाया था कि कौन कौन से वो नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसमें मंडल था, उसमें कुमार था, उसमें मिश्रा था। तो जो तमाम सामाजिक समीकरण है उनको साधने के लिए, उन पर सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है और अब फिलहाल मंत्रियों को भी समाज के बीच जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि मंत्री है तो वो क्यों जाएंगे, लेकिन फिलहाल साफ कर दिया गया है नेतृत्व द्वारा कि ये मंत्री बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के मोहल्लों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे, लोगों से अनौपचारिक बातचीत करेंगे और अपने समुदायों में सरकार के जो कामकाज हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो फीडबैक आ रहा है वो नेतृत्व तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। ये जिम्मेदारी हर एक मंत्री को दे दी गई है और चुनाव से पहले मंत्री नेता अपने समुदायों के साथ जुड़े रहने के लिए ये अलग अलग तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और बिहार में दूसरी बड़ी पार्टी है, तो क्या इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा और दोस्तों ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।